हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमन जोशी और आज इस एडुटेक की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने आई हूं एसएसटी हिस्ट्री के टॉप 10 पीवाईक्यूज। देखो, फंडा बिल्कुल सिंपल है। तुम यहाँ पे आए हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने। एक छोटी स्ट्रेटेजी बताऊं, जो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उन्हें ये चीज अच्छे से पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, उनको समझ के वो अपने आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बहुत करीब पहुंचते हैं। तो आपके किसी भी एग्जाम आप दीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसीलिए ऐसे ही आज मैं आपके सामने लेके आई हूं हिस्ट्री के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम से आए हुए हैं। तो प्लीज, जितने भी एग्जाम पिछले बार अलग अलग स्टेट्स में हुए थे, उन सारे स्टेट्स के हिस्ट्री के टॉप 10 पीवाईक्यूज लेके मैं आपके सामने आई हूं। बस एक चीज याद रखना, इस पूरे टाइम फ्रेम में तुम्हें वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। 2x में देखो चाहे 1.5x में देखो, लेकिन यू विल बी देयर इन द वीडियो टिल द एंड। बिकॉज अगर आप ये टॉप 10 पीवाईक्यूज कर पा रहे हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेक योर प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी पॉइंट्स को लिख रहे हैं, आप सारे पॉइंट्स को रिमेंबर कर रहे हैं। एक और चीज, जिस स्टेज में अभी आप लोग हैं ना, उस स्टेज से हम लोग भी गुजर चुके हैं। ठीक है, आप में से काफी यहाँ पे एपीएस वाले होंगे, काफी स्कूल वाले होंगे, मैंने भी एपीएस से पढ़ाई करी है। एसएसटी को लोग कहीं ना कहीं समझते हैं इट्स अ रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरे अंदर भी ये मिथ था कभी, बट एक रियलिटी आपको बताऊं, जैसे साइंस आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है, सेम वैसे ही सोशल साइंस आपके अंदर सोशल एक्सप्रेशन और सोशल प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका बताता है। सोसाइटी को कैसे देखना है वो सब सिखाता है। तो एसएसटी को रटने के पर्पज से अगर पढ़ोगे कभी समझ नहीं आएगी। अगर आप अपने दिमाग से अपने आसपास चीजों को समझ के अपने आंसर को लिखोगे, आपका आंसर और रियल लगेगा एंड इट विल प्लीज द टीचर। तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना और चीजों को ध्यान से, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे। आज का मेरा मोटिव इतना है कि आपका एसएसटी का फेयर निकाल दूंगी, रट्टा नहीं मरवाऊंगी, आंसर लिखवा के नहीं आई हूं, सिर्फ तुम्हें हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाऊंगी। और इन टॉप 10 पीवाईक्यूज के अटेम्प्ट के साथ साथ कैसे की पॉइंट को याद करते हैं वो सिखाऊंगी। देखो, तुम्हारा ब्रेन बहुत छोटा है यार बच्चों, इस समय तुम्हें मैथ्स भी पढ़ने साला, तुम्हें साइंस के फॉर्मुले भी याद करने, केमिस्ट्री के फॉर्मुले याद करने, तुम्हें इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, और ऐसे तो रटनी पड़ती है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन इट्स वेरी इजी अगर आप चीजों को समझ के की पॉइंट याद करेंगे। बिकॉज अगर आप एग्जाम में की पॉइंट भी याद कर पा रहे हैं ना, तो आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। बिकॉज वो वर्ड्स का ही खेल है जो आपकी चीजों को अच्छा करता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहे और इसको ध्यान से देखें। तो दिस इज द टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री बाय मी। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर यू आर डीलिंग इट। और आप प्लीज जहां जहां से देख रहे हैं राइट डाउन इन द कमेंट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और देखो मैंने बिल्कुल कोई तुम्हारे साथ चालाकी नहीं करी है, जो प्रीवियस ईयर पिछले बार के रहे हैं सेम कटिंग यहाँ लेके आई हूं। तो यू कैन चेक इट, यू कैन रीचेक इट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि सेम वही क्वेश्चन तुम यहाँ पे करो। अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करो। अ पर्सन हु इज एबल टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे बोला गया है देयर इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये बोलता है, ये आपका पिछले ईयर का क्वेश्चन है और ये सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन आ रखा था कि आपको लॉन्ग आंसर में लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब जैसे ही आपने वर्ड पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपके दिमाग में गुदगुदी हुई, आपके दिमाग ने बोला यार फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर मैंने पढ़ा है। एंड द मोमेंट यू रेड द वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्लीज अपने दिमाग को रिवाइज करवा देना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे। और जिस बच्चे को यह बात पता होगी कि मैंने एसएसटी क्लास 10th में आते ही सबसे पहले आपको फ्रांस के बारे में एक कोड बताया था, और अगर आपको याद है वो कोड क्या है तो अभी फटाफट कमेंट करो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बोल रहा है कि हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी नेशनलिज्म की। अब आप सबको पता है जब भी मैंने बोला है आपके वर्ड आए नेशनलिज्म, आपको मिलता है फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ वननेस। तो ये पूछ रहा है कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को पूरे यूरोप में जगाया। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिलेट करो विद दैट ऑफ यूरोप के नेशनलिज्म। अब शायद आप लोगों ने कमेंट कर चुका होगा, तो मैं थोड़ा सा आपका सस्पेंस तोड़ दूं। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम सुनेंगे तो प्लीज एक बंदे का नाम जिंदगी में याद रखना। उसका नाम था, हिज नेम वॉज ड्यूक मेटरनिक। उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक भैया। ये ड्यूक भैया केटीएम की बाइक चलाया करते थे, ड्यूक नाम की, केटीएम ड्यूक। और इन ड्यूक मेटरनिक ने केटीएम की बाइक चलाते चलाते हीरो होंडा वाली बाइक चलाते थे, एक कोड बोल दिया। क्या बोल दिया?
व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जहां हो वही पॉज करो और फटाफट लिखो इसे कि ड्यूक मेटरनिक भैया ने बोला था व्हेन फ्रांस स्नीजेस, अच्छू छींकता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ठंडी बहुत हो गई है, रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो, व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अपने आंसर को लिखने का तरीका सीख लो। अगर आपके पास ऐसे कुछ कोट्स हैं तो अपने आंसर को प्लीज पहले इन कोट्स से स्टार्ट किया करो। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ने बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को जगाया था यूरोप के अंदर। सबसे पहले आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू ड्यूक मेटरनिक व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब फ्रांस में कुछ भी होता है उसका असर पड़ता है पूरे यूरोप में। तो फ्रांस छींकता है, सर्दी किसको लगती है, पूरे यूरोप में। तो इसका मतलब फ्रांस हैज अ वेरी ग्रेटर कनेक्शन विद दैट ऑफ यूरोप। तो आपको ये बात ध्यान में आई। आप अपने आंसर को शुरू करोगे ड्यूक मेटरनिक की इस कोट से। अब इसके बाद नेशनलिज्म की फीलिंग होती है फीलिंग ऑफ वननेस। तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूरोप की आंखें खुल गई? इसका मतलब फ्रांस में कोई बड़ा इवेंट हुआ होगा। और आप सब जानते हैं, क्लास 9 पढ़ के आ रहे हो तुम लोग, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था आपका 1789 में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो वहां के लीडर्स थे उन्होंने 3 स्टेट्स में अपनी कंट्री को बांट दिया था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और सबसे ज्यादा टैक्स लगाए गए थे थर्ड स्टेट पे। और इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां की जनता ने रेवोल्यूशन किया था। मतलब वर्ल्ड ने पहली बार इतना बड़ा रेवोल्यूशन देखा था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैसे वो जो इवेंट्स वहां पे हुए, इट एंगेज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म टू दैट ऑफ यूरोप। पहला पॉइंट, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी कि जो LEF, ये L, ये E और ये F, ये जो LEF का प्रिंसिपल था ना, ये देने वाला पहला कंट्री, पहला रीजन वाज फ्रांस। फ्रांस ने दुनिया को बताया कि लिबर्टी क्या होती है। व्हाट इज लिबरलिज्म, व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट्स। आपके पास एज ए इंडिविजुअल फ्रीडम है कि आप जो चाहे वो सोच सकते हैं। यू हैव द फ्रीडम ऑफ थॉट्स, यू हैव द राइट टू चेंज थिंग्स। दूसरा है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब अच्छे से जानते हो, फ्रांस के स्टेट में 3 स्टेट थी और तीनों स्टेट के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। लेकिन बाद में जब मोनार्की को चेंज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को चेंज किया जाता है रिपब्लिक में, इन डेमोक्रेसी, तो इस पूरे टाइम फ्रेम में जो लोगों की डिमांड थी दैट वाज इक्वलिटी। तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, और मेरे भाइयों को फ्रेटर्निटी का मतलब पता है ना, इट इज भाईचारा। तो ये 3 प्रिंसिपल्स बहुत ही प्यार से किसने बताए? फ्रांस में। और फ्रांस के इस प्रिंसिपल पे जब आज तक हमारी इंडिया काम कर रही है तो क्या नेशनल की फीलिंग यूरोप में नहीं जाती? सबसे पहला पॉइंट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इग्नाइटेड मतलब जलाना, ignited the spirit of nationalism in Europe with the help of the ideas of liberty, equality and fraternity। तो जहां हो अपनी आंखें करो बंद और बोलो ideas of liberty, equality, fraternity। ये तीनों वर्ड्स कहां से आए थे? फ्रांस से। आगे बोलता है कंसेप्ट ऑफ ला पेत्रे एंड ले सिटियन। अब ये वर्ड देखो, सुनने में लग रहा है फ्रेंच वर्ड है, लेकिन ये वर्ड्स का मीनिंग बहुत बड़ा है। फादरलैंड और सिटीजन्स के क्या राइट होते हैं, ये वर्ड हमें बताता है कि कैसे एक कंट्री के लिए, उस कंट्री के लिए, राजा के लिए सिटीजन कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो ला पेत्रे, फादरलैंड और ले सिटियन यानी कि सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर जो बात की गई है, सबसे पहला कंट्री जिसने बात की थी दैट वाज फ्रांस। तो फ्रांस में ये जो ला पेत्रे और ले सिटियन का प्रिंसिपल था, इसने धीरे धीरे यूरोप के लोगों को एक राह दिखाई कि यार जब ये चीज फ्रांस में हो सकती है तो व्हाई नॉट वी? क्या हम लोग वर्दी नहीं है? क्या हमें राइट्स नहीं मिलने चाहिए? वी शुड आल्सो गेट द राइट्स। तो फ्रांस के इस ला पेत्रे और ले सिटियन के प्रिंसिपल ने एक बहुत बड़ा स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इग्नाइट कर दिया पूरे के पूरे यूरोप में। आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। देखो यूनिटी वर्ड का मतलब होता है जोड़, यूनिटी वर्ड का मतलब होता है तुम, हम, तुम, भाई भाई, मतलब भाई बहन, हम तुम भाई भाई हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी क्या हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने देखा था कि कंट्री में जब डेमोक्रेसी आई तो कैसे लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा, लोगों ने चीजों को इक्वालिटी की तरफ लेके गए, लोगों ने कैसे अलग अलग एरिना के लोगों को साथ में लेके आया, जो मेरिट बेस्ड जॉब थी उनको जॉब दी गई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी का मतलब है कि जब यूरोप में देखा कि यार फ्रांस में विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी चीजें वो सुधर रही है, जब से डेमोक्रेसी आई है एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम वेरी स्मूथ, चीजें काफी स्मूथ हो रही हैं। तो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी को देख के अपने आप फिर से एक आग जली, किसकी? स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। आगे बोलता है नेपोलियनिक वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में नेपोलियनिक सिविल कोड के ऊपर। अब तुम बोलोगे दीदी इसका इससे क्या मतलब है? आप जानते हैं फ्रांस के मिलिट्री डिक्टेटर का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्टे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे ने सिविल कोड लेके आया, पता है कौन से ईयर में? 1804 में। और इसके इस
सिविल कोड की वजह से नेपोलियन के, इसने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स आगे लेके आया कि नेपोलियनिक सिविल कोड के ये फायदे हैं। नेपोलियनिक सिविल कोड से उसने टीसीटी पे फोकस किया था। क्या था वो टीसीटी? टी फॉर ट्रेड, सी फॉर कॉमर्स और टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो नेपोलियन ने आते ही कंट्री में अच्छी अच्छी चीजें लेके आई, और जब लोगों को लगा कि यार when Napoleon can do this in France, then why not we? तो दिस वाज अ स्पिरिट जो लोग यहाँ जागता है कि यार जब फ्रांस कैन डू दिस, then why not we? नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे सिविल कोड आया, और सिविल कोड ने लोगों को एक राह दिखाई कि यस दिस कैन आल्सो हैपन इन अ कंट्री। बाकी नेपोलियन सिविल वॉर के ड्रॉबैक अगर चाहिए तो कमेंट डाउन करो भाई। आगे बोलता है इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। देखो जैसे क्रिकेट की फील्ड में सचिन तेंदुलकर ने एक अच्छा काम किया, इट बिकम अ इंस्पिरेशन फॉर द जनरेशंस। जैसे क्रिकेट की फील्ड, वुमेन क्रिकेट की फील्ड में स्मृति मंधाना ने अच्छे काम किया, इट बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर। आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो दूसरों से। इन द सेम वे जब फ्रांस ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया और उस रेवोल्यूशन के इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आए, तो लोगों को लगेगा ना कि इट्स इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड एट दैट टाइम French Revolution of 1789 was an inspiration for the other parts of Europe. So this was your answer. अब देखो तुम्हें यहाँ रटवाने नहीं आई हो आंसर, इसलिए कोई आंसर लिख के नहीं लाई हूं, तो ये बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम अपने आंसर को विद द हेल्प ऑफ की पॉइंट याद कर सकते हो। तुम्हारा ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं है कि तुम सब कुछ रटने बैठ जाओ, रटने बैठोगे भूलोगे। द बेस्ट वे टू लर्न अ आंसर इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इट एंड देन सेकेंडली लर्न द की पॉइंट्स। आप की पॉइंट्स याद करो, थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। तो प्लीज जहां भी आप जहां से देख रहे हैं, इसकी की पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो। जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो। क्वेश्चन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे यूरोप में नेशनलिज्म को फैलाया ये पूछ रहा है। तो जो नौसिखिया बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता है, उसको कम से कम नेशनल की डेफिनेशन तो आती है ना यार, इट्स अ फीलिंग ऑफ वननेस। ये तो पता है, जिसको ये पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूरोप में जो कनेक्शन था किसने बैठाया था? ड्यूक मेटरनिक। तो अपने आंसर को स्टार्ट करोगे इस कोट से, उसके बाद लिखोगे कि these are the reason how it spread the nationalism। फिर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। एंड लेट मी टेल यू, एसएसटी में आप जितना सब पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं ना, इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट हेल्प्स यू गेन मोर मार्क्स। तो मेक श्योर कि आपने आंसर को विद द हेल्प ऑफ की पॉइंट्स याद करो। एक समझदार बच्चा वही है जो की पॉइंट्स पे याद कर रहा है, वरना रट तो सभी रहे। ठीक है, ओके। सेम इसमें देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, बट मैं इस और को नहीं मारूंगी, मैं दोनों क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, आगे बोलता है हाउ डिड द ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो वर्ड ऐसा लग रहा है कि आपके ना दिमाग घूम गया होगा, यार ग्रीक कहां से आ गया, अरे मोरी मैया ग्रीक कहां से आ गया। ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल, एरोज, इस एरोज वर्ड का मतलब होता है फिर से इग्नाइट करना, बढ़ाना। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन यूरोप, देखो फिर से यूरोप वाली बात आ गई। क्या इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ कंट्री का। क्वेश्चन वही चीज पूछ रहा है कि कैसे जो ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल थी, या फिर जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1821 से लेके 1829 के बीच में, इसमें कैसे यूरोप के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, सेंटिमेंट को प्यार से बोलते हैं भावनाएं। ठीक है, भावनाएं से आपके अंदर भावनाएं हैं, मेरे अंदर भावनाएं हैं, हम सबके अंदर भावनाएं, हर जीवित व्यक्ति के अंदर भावनाएं हैं। इन द सेम वे कैसे यूरोप के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट भावनाएं जागी विद द हेल्प ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपको जानना है। ठीक है, अब पहली चीज, ऐसे आंसर्स को कभी भी आप अटेम्प्ट करें तो जब आपको दिख रहा है कि आपके सामने इतना बड़ा हलवा परोस दिया है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बताओ, तो मुझे बताओ तुम्हारा पहला एम क्या होगा? योर फर्स्ट एम विल बी कि आप अपना पहला पैराग्राफ जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी क्या। तो पहला पॉइंट क्या होगा? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से 1829। तो आंखें बंद करो, याद करो ईयर। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आई थी 1821 से 1829 के बीच में। अब जिन बच्चों को पता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस, ये जो ग्रीस कंट्री थी, ये किस एम्पायर से लड़ रही, तो फटाफट कमेंट डाउन करो एम्पायर कौन सा था। तब तक मैं आगे बताती हूँ। देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, आप नौसिखिया हो, बिल्कुल नूब हो, तो पहले आप कम से कम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ लिख तो सकते हो। ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी ग्रीस ने। हाँ लिखो लिखो, कमेंट में देख रही हूँ भाई, जल्दी लिखो कमेंट। ठीक है, तो ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ये ग्रीस नाम की कंट्री ने लड़ी थी, और ये लड़ी थी ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। किसके खिलाफ? ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। अब जब ओटोमन एम्पायर से लड़ रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स हुए ग्रीक में, जिसकी वजह से ग्रीक को इंडिपेंडेंस तो मिली, लेकिन वो इंडिपेंडेंस कैसे पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सेंटिमेंट था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरी बात, ये ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब ओटोमन एम्पायर से खत्म की गई थी, तो इसके खत्म होने के एंड में एक ट्रीटी आई थी। क्या आई थी? एक, हाँ मैं देख रही हूँ भाई तुम्हारे कमेंट। ठीक है, इसके एंड में एक ट्रीटी आई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल। दिस कॉन्स्टेंटिपोल इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी।
ठीक है, जिसके यहाँ पे ट्रीटी हुई थी। तो याद रखना, अभी जहां बैठे हुए हो, कॉपी खोल के बैठे हो, के अंदर बैठे हुए हो, अभी लिख लो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रीस ने लड़ी थी टू दैट ऑफ ओटोमन एम्पायर। और ये जो वॉर हुई थी, इस वॉर की जो एंडिंग हुई थी वो एक ट्रीटी के थ्रू हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। प्लीज, हिस्ट्री में डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रीस ने फाइट की थी विद दैट ऑफ ओटोमन एम्पायर, और ये एंड किससे हुई थी? एक ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है कि जो ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल है, इसने कैसे यूरोप के अंदर एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाया। देखो, अगर आपको नेशनल सेंटिमेंट जगाना है ना, तो आपको लोगों को फील कराना पड़ेगा, यू हैव टू मेक देम फील। तो कैसे किया ग्रीक ने? सबसे पहला, सिंबल ऑफ फ्रीडम। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारे सिंबल ऑफ फ्रीडम यूज किए गए कि कैसे हमें अपनी कंट्री को बचा के रखना है, हम कैसे सॉन्ग्स का यूज करेंगे, हम कैसे ह्यूम्स का यूज करेंगे। और जब ये फ्रीडम्स के जब सिंबल्स बाहर पूरे यूरोप में देखे, तो लोगों ने बोला यार दिस इज ऑल्सो अ वे, हम भी ऐसे फ्रीडम पा सकते हैं। लोगों ने अपनी फ्रीडम पाई है इस वे में। तो ये सिंबल ऑफ फ्रीडम्स बिकम अ रीजन व्हाई द यूरोपियंस फील कि यार वी कैन ऑल्सो डू इट इन दिस वे। दूसरा पार्ट है रोमांटिक नेशनलिज्म। अरे अरे अरे, वो रोमांटिक नहीं, रोमांटिक नेशनलिज्म की बात की जा रही है, बिकॉज आपके बुक में एक अलग से वर्ड है रोमांटिसिज्म। तो ये रोमांटिक नेशनलिज्म और कुछ नहीं है, ये रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग, जिनमें से एक का मैं नाम यहाँ पे लिखना चाहूंगी, लॉर्ड ब्रायन। प्लीज इनका नाम नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ये, लॉर्ड ब्रायन इनका नाम था। और लॉर्ड ब्रायन ने उस समय बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड सिंपथी फैला दी थी। अब सिंपथी का वर्ड पता है वो क्या होता है? सिंपथी होती है कि यार भाई तू ठीक है ना, भाई तू ठीक ठाक है ना, भाई सब ठीक चल रहा है, उसे सिंपथी बोलते हैं। अब किया क्या, ध्यान सुनना। लॉर्ड ब्रायन ने, अगर देखो मैं चाहती हूँ कि यार मुझे ना अटेंशन मिले, तो मैं सिंपथी गेन करूंगी, मैं बोलूंगी कि यार तुम्हें पता है मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इसे बोलो सिंपथी गेन करना। आपको पता है ग्रीस ने ये सिंपथी पूरे यूरोप के सामने फेंकी, पता है कैसे? ग्रीस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत सुंदर है ग्रीस। ग्रीस के जो ऐसे पोएट थे लॉर्ड ब्रायन एंड अदर पीपल्स आउट देयर, उन्होंने ग्रीस को शोकेस किया, यूरोप को परोसा ऐसे कि वी आर द क्रेडल, भाई हम यूरोप के सबसे खूबसूरत जगह है यूरोप की। अब सोचो, अगर यूरोप की इतनी ब्यूटीफुल स्टेट को कोई ओटोमन एम्पायर आए कब्जा लेगा, विल दैट बी गुड फॉर द कंट्री? नो, वो अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने अपनी ग्रीस की जो इंपॉर्टेंस थी इसको फेंका यूरोपियंस के सामने कि देखो हम तो यूरोप के सबसे मैनचेस्टर से, हम तो यूरोप के इतने सुंदर सिटी है, सुंदर स्टेट है, क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? तो इन्होंने सिंपथी गेन करी। तो लॉर्ड ब्रायन वाज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने कंट्री में, पूरे यूरोप में एक वाइड स्प्रेड सिंपथी गेन कर ली। और इस वाइड स्प्रेड सिंपथी की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे जो यूरोपियंस थे, दे रियली फील कनेक्टेड विद दैट ऑफ ग्रीस। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी हेल्प करें, तो फर्स्ट मेक देम कनेक्टेड टू यू। और यही स्ट्रैटेजी यूज करी किसने? ग्रीस ने। ग्रीस ने लॉर्ड ब्रायन और बाकी पोएट्स की मदद से अपनी कंट्री की जो एक इमेज थी उसको चमकाया और दिखाया यूरोप को, लुक वी आर द वन, हम आपके सबसे चहीते स्टेट हैं, वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट आउट हियर, और हमें कोई बाहर की एम्पायर है कब्जा लेगा, विल दैट बी गुड फॉर यूरोप? नो। इस वे में दे अटेन सिंपथी, और जब सिंपथी अटेन करी तो सिंपथी की वजह से यूरोप के अंदर एक नेशनल फीलिंग है कि नहीं ये तो हमारा पार्ट है, हमारा भाई है, नहीं नहीं ऐसा हुआ। ठीक है, आगे बोलता है चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर। और सीधी बात, ओटोमन एम्पायर के सामने किसी की उठने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन ग्रीस बिकम दैट कंट्री जिसने अपने इंडिपेंडेंस के लिए जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे उनको चैलेंज किया। और देखो ऐसे होता है ना, भीड़ में जब लड़ाई हो रही होती है तो जैसे एक बंदा ऐसे हाथ उठाता है, बंदे बोलते हैं हाँ भाई चलो हम भी पीछे पीछे चलते हैं। तो सेम वैसे ही ग्रीस बिकम दैट पिन पॉइंट जिसने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ चैलेंज स्टार्ट किया। और जब उन्होंने चैलेंज स्टार्ट किया ना, तो दिस थिंग इग्नाइटेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन दैट ऑफ यूरोप। तो दिस वाज द पॉइंट। आपको की पॉइंट याद करने, पहली बात, जब भी क्वेश्चन आएगा आप ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समझाएंगे कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी क्या। ग्रीस ने लड़ी ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई। सिंबल ऑफ फ्रीडम थे, फ्रीडम के सिंबल यूज किए गए। रोमांटिक नेशनलिज्म, यानी कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं करी, उन्होंने सिंपथी गेन करी। पहले एग्जांपल लॉर्ड ब्रायन ने बहुत सारी पोएम्स लिखी, पोएट बना, बहुत चीजें करी और एक बहुत बड़ी सिंपथी गेन करी। और जब सिंपथी गेन करी, सिंपथी गेन करने के बाद एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चैलेंज किया एंड दिस बिकम अ नेशनल सेंटिमेंट फॉर दैट ऑफ यूरोप। तो क्या ये बात आपको याद रहेगी? प्लीज, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट रही हूँ, आप इस पूरे को एक बार आप देखिए और पूरे को एक बार अच्छे से आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो फटाफट में नाम कमेंट डाउन कर दो ही। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने कितने बार करा दिया है बच्चों को, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने
क्वेश्चन का वर्ड ही बोल दिया ना तो वो सारे पॉइंट्स सुना देंगे वो। तो प्लीज तुम्हें भी वही चीज करनी है, तुम्हें पूरा आंसर ही रखना भाई, एसएसटी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जितना समझ के करोगे, जितने की पॉइंट याद करोगे, पेपर में मजा आ जाएगा। और यही चाहिए टीचर को। टीचर वांट्स योर आंसर टू बी रिटन इन सब पॉइंट्स। प्लीज किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के देख लेना, ही हैज द हैबिट ऑफ राइटिंग his or her answers in key points because key points से things become easier for the teacher and she टिक 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 वाला सीन होता है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को याद रखना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है व्हाई डिड महात्मा गांधी, अरे महात्मा गांधी जी आ गए, महात्मा गांधी जी आ गए, चलो। तो ये बोल रहा है व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ। विड्रॉ वर्ड का मतलब होता है पीछे हट जाना, टू कम बैक, पीछे कम बैक कर देना। जैसे कि आई विड्रॉड फ्रॉम द इवेंट, या फिर मैंने पीछे हट गई। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा गांधी ने क्यों डिसाइड किया, या फिर महात्मा गांधी ने व्हाई ही डिसाइडेड टू विड्रॉ, क्यों विड्रॉ कर ले क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। आपको 3 रीजन देने और मैं आपको 5 रीजन देके जाऊंगी, ठीक है। मैं 5 रीजन, तुम 3 तो याद कर ही लो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग के अंदर गुदगुदी होनी चाहिए, दीदी एनसीएम पढ़ा है, दीदी आपने एनसीएम, दीदी याद आ गया एनसीएम, दीदी एनसीएम। एनसीएम होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 के आसपास स्टार्ट किया गया था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 3 फेज में चलाया गया था। कितने फेज चलाया गया था? 3 फेज। जहां बैठे हो खड़े हो जाओ और याद करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 3 फेज में चलाया गया था। कहां चलाया गया था? 3 फेज में। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो व्हाइट पेन यूज कर लेती हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ये यूज किया गया था कहां पे? हमारे टाउन्स में। टाउन्स क्या होती थी? अच्छी जगह होती है टाउन्स तो। हाँ जी आंटी, तो टाउन्स में होती है। ये टाउन्स होते हैं वो जगह जहां पे शहर वाला इलाका होता है, जहां पे बढ़िया चीजें चल रही होती है, जहां पे लोग स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, बढ़िया पैसा चल रहा होता है, उन्हें बोलते हैं टाउन्स। दूसरा एरिया होता है हमारे पास हमारा कंट्री साइड। अब देखो कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? ये कंट्री साइड का मतलब नहीं कि इंडिया का कंट्री का साइड नहीं। कंट्री साइड का मतलब होता है एक, जैसे हमारी, जैसे रुड़की है मेन एरिया, रुड़की के बाहर कौन सा है? भुसड़ी, तो भुसड़ी इज कंट्री साइड। मतलब एक मेन सिटी के बाहर का जो आउटस्कर्ट्स एरिया होता है उसे बोलते हैं कंट्री। जहाँ पहाड़ वगैरह ऊंचे होते हैं, थोड़ा सा गांव का इलाका होता है, उसे बोलते हैं कंट्री साइड। और तीसरा होता है हमारा प्लांटेशन फील्ड। और जब क्वेश्चन ने 3 चीजें बोली है, 3 रीजन, तो आपको इन्हीं 3 रीजंस में, इन्हीं 3 पॉइंट्स में आपको इसको देना है आंसर। अब कैसे दोगे? पहली बात, आंखें बंद करके याद करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था टाउन्स में, शुरू हुआ था कंट्री साइड में, और शुरू हुआ था प्लांटेशन फील्ड में। पहला बात, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ टाउन में, टाउन यानी कि हमारे शहर, टाउन में ये मूवमेंट किसने कैरी फॉरवर्ड किया था? टाउन में मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड किया था हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे लॉयर्स ने, हमारे जो नॉर्मल पीपल्स थे उन्होंने स्टार्ट किया। अब किया क्या इन लोगों ने? इन लोगों ने बहुत ही प्यार से बोला कि भाई देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है हमें कॉपरेट नहीं करना है। मतलब अगर आप स्कूल जाते हैं, ब्रिटिशर्स के स्कूल जाना छोड़ दो। अगर आप कॉलेज जाते हैं, ब्रिटिशर्स के कॉलेज जाना छोड़ दो। अगर आप लॉयर हो तो ब्रिटिश कोर्ट में जाना छोड़ दो। और अगर आप बाहर के यानी कि मशीन वाले कपड़े पहने जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए हैं, पहनना छोड़ दो। तो क्या पहनो भाई? फिर खादी कपड़े पहनो। तो इसका मतलब जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, द इग्निशन, जो आग थी वो बहुत तेज थी। लोगों ने बोला कि हाँ यार हम सब करेंगे, हम सब करने को तैयार हैं। हम स्कूल छोड़ दिया, लोगों ने अपने कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने अपने कोर्ट छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिया। लेकिन ये मूवमेंट 1 मंथ तक बहुत बढ़िया, बहुत चंगा चला। लेकिन मुझे बात बताओ, मैं एक लॉयर हूं, मेरा जो तनख्वाह आती है वो आती है उस कोर्ट से, ब्रिटिश कोर्ट से। अब 1 महीने तक मैंने वो मूवमेंट पूरा कहा कि यार गांधी जी आए, गांधी जी के कहने पे करेंगे। लेकिन 1 महीने बाद जब मुझे फील हुआ कि मेरे जेब में पैसा ही नहीं है भाई, मैं खाऊं क्या, तो तब जब कंगाली में आटा गीला हुआ तब मुझे याद आया कि अरे यार अब तो मुझे करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव्स। गांधी जी ने बोल तो दिया कि बॉयकॉट 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 बॉयकॉट, लेकिन गांधी जी ऑल्टरनेटिव्स कहाँ है? तो पहली प्रॉब्लम क्या आई कि ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। जब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स थे ही नहीं, तो लोगों ने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, फिर से ब्रिटिश कोर्ट में जाना स्टार्ट कर दिया। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में क्या हो गया? एकदम खत्म हो गया। खत्म, टाटा बाय बाय। दूसरा, कंट्री साइड। अब कंट्री साइड नाम सुनते ही आपको 2 इंसानों के नाम याद आने चाहिए, ठीक है। कंट्री साइड में एक तो हुआ था हमारा जो पीजेंट्स थे, जहां पे जो हमारे पीजेंट्स थे, और एक हुआ था हमारे गुडेम हिल्स में। एक हुआ था हमारे पीजेंट्स के साथ,
एक हुआ था गुडेम हिल्स में। अब याद रखना इन दोनों जगह ना प्रॉब्लम सेम थी। प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको गुडेम का बताती हूँ। गुडेम हिल इज पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक लीडर थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, सबको पता है कौन है राजू, ठीक है, माइटी राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू जी ने एक बहुत ही इगोइस्टिक लीडर, एक बहुत ही इग्नाइटफुल लीडर, एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव लीडर थे। लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट कि दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज आल्सो अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी प्रेम के पुजारी थे। गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, नो वायलेंस। लेकिन इस बंदे ने इसका उल्टा किया। इसने बोला कि यार एनसीए मूवमेंट का मतलब है कि ये जो हमारे हिल्स में ये जो ब्रिटिशर्स के फर्स्ट ऑफिसर लेके बैठे हुए हैं ना जगह, आपको याद होगा ब्रिटिशर्स ने उस समय हमारे फॉरेस्ट को कब्जा कर रखा था। हमारे फॉरेस्ट को 3 में डिवाइड कर रखा था, विलेज फॉरेस्ट, रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एंड अदर फॉरेस्ट। तो इन फॉरेस्ट की वजह से अल्लूरी सीताराम राजू जी ने ये बोला कि एनसीए मूवमेंट का मतलब है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दो, अपना एरिया वापस ले लो। लेकिन द मोमेंट पीजेंट्स और गुडेम हिल्स में वायलेंस स्टार्ट हुआ, इस वायलेंस की वजह से गांधी जी ने बोला मैं कैसा प्रेमी हूं, मैं तो नॉन वायलेंट प्रेमी हूं। तो मैंने सीधा क्या किया, एनसीए मूवमेंट को खत्म करा दिया। क्या कर दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। बचा हमारा प्लांटेशन। अब प्लांटेशन फील्ड में क्या बात थी, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्लांटेशन फील्ड में जो इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट था वो कौन से ईयर में आया था। फटाफट कमेंट डाउन करो, कमेंट डाउन करो फटाफट कि जो इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट था वो कौन से ईयर में आया था। अब मेरी बात सुनना, इस इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट के अंदर एक बार जो बंदा प्लांटेशन फील्ड के अंदर आ गया, ही हैज नो राइट टू गेट आउट ऑफ द फील्ड। उसको बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी, और ऐसी परमिशन बाहर जाने की भी कभी कभी मिलती थी। तो जब ये परमिशन उन्हें मिली नहीं, तो इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट के अंदर जो प्लांटेशन फील्ड के वर्कर थे वो सालों सालों भर प्लांटेशन फील्ड में रहते थे, अपने घर नहीं आते थे, पेरेंट्स से नहीं मिलवाते थे, बीवी बच्चे उनके से जाते थे। तो ये चीजें उन्हें बहुत फील हुई। बट द मूवमेंट एनसीए मूवमेंट केम इन, जैसे ही एनसीए मूवमेंट आया उन्होंने बोला हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, गांधी जी आ गए, मतलब प्लांटेशन फील्ड छोड़ दो, गांधी जी हमारा साथ देंगे। मुझे बात बताओ, तुम इतने वायलेंस करके वहां से भागे हो, लोगों को पीट पाट के भागे हो, गांधी साथ देंगे तुम्हारा? नहीं। तो इन लोगों ने भी फिर से वायलेंस का रास्ता अपनाया। गांधी जी के मूवमेंट को, एनसीए मूवमेंट को कुछ नया सोच के इसको एक नए तरीके से ले गए, और इस एनसीए मूवमेंट का वही के वही क्या हो गया, समाप्ति, समाप्ति, टाटा बाय बाय। एंड दिस वाज द रीजन। अब देखो तुमसे बोला है कि एनालाइज एनी थ्री रीजन आपको देने, तो जहां जहां वायलेंस हुआ वहां वहां चीजें गांधी जी ने मना कर दी। एक लास्ट जो कि पिन पॉइंट था, विच वॉज अ वेरी इग्निशन पॉइंट फॉर दिस एनसीएम, वॉज द चौरी चौरा इंसिडेंट। कौन सा था वो, दैट वॉज द चौरी चौरा। चौरी चौरा कौन से स्टेट में, जल्दी कमेंट डाउन करो। चौरी चौरा इंसिडेंट। इस चौरी चौरा इंसिडेंट में एक दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में 40 लोग जो पुलिस के अंदर थे उनको जिंदा जला दिया गया। विद द भीड़, जो क्राउड, जो वहां पे मॉब था, उस मॉब ने इस पूरे लोगों को स्टेशन को जला दिया। एंड दिस वाज द इग्निशन पॉइंट। गांधी ने बोला नहीं, ये मूवमेंट बहुत वायलेंसटिक हो रहा है, और जिस तरीके मैं सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस वायलेंस की वजह से गांधी जी ने he boycotted the whole non-cooperation movement, which I think is the blunder of the history. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर से बोल रही हूँ, आंसर को जितना सब पॉइंट में लिखोगे थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। तो पहला था टाउन्स में, दूसरा था कंट्री साइड में, और तीसरा था प्लांटेशन फील्ड में। प्लीज अच्छे से लिखना, और मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैं कमेंट में चेक करने आऊंगी अभी, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट दे रही हूँ, ये क्वेश्चन रीड करो। हाउ डिड री इंटरप्रिटेशन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करो। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। चलो बड़े आगे चले, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डिड री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री became a means of creating a sense of nationalism by the end of 19th century in India etc. पहले आप इन वर्ड्स को थोड़ा समझो, वर्ड्स क्या बोल रहे हैं। री इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन का मतलब, अरे ये क्या कर दिया मैंने, आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, ये बोल रहा है कि री इंटरप्रिटेशन, री मतलब फिर से, इंटरप्रिटेट मतलब चीजों को बाहर निकालना, फिर समझना,
रीचेक करना, रीचेक करना। ये बोल रहा है कैसे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री बिकेम अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग जनरेशन, कैसे हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रिटेट करके, दोबारा हिस्ट्री को सोच के समझ के उसको दोबारा लोगों के सामने लाके कैसे इंडिया में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म दोबारा से जगाया गया। अब मेरे बात ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आप लोग देख रहे हैं आज के टाइम पे कैसे, अब देखो चीजों को ना जितना तुम रियलिटी समझोगे ना, इट विल फील मोर रियलिस्टिक टू यू। एसएसटी इज अबाउट रियलिटी एंड रियलिज्म। आज के टाइम पे जो वेस्टर्न मीडिया है, जो ये बाहर की विदेशी मीडिया है, ये इंडिया के बारे में बहुत ही गलत इमेज पोर्ट्रे करती है कि इंडिया में तो बहुत स्लम एरिया है, इंडिया में तो लोगों को तमीज नहीं है, ये नहीं है। बट आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा गलत है? यार पॉवर्टी किस कंट्री में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट किस कंट्री में नहीं है, बट जानबूझ के टारगेटिंग ओनली वन कंट्री हैज बिकम द एम ऑफ द मेनी फॉरेन मीडिया आउट देयर। इस टाइम पे ये चीजें देख के आपको पता है, ये जो इमेज जो बाहर की मीडिया पोर्ट्रे करती है इंडिया के बारे में, ये चीज देख के इवन हम में से भी कुछ इंडियन सोचते हैं कि हाँ यार इंडिया तो ऐसी है, बट दिस इज नॉट द केस। द थिंग इज कि हमें हमारी जो रिच कल्चर हिस्ट्री है वो कभी पढ़ाई नहीं गई। हमें पढ़ाई नहीं गया कि इंडिया का इतिहास क्या रहा है। जिस दिन आप इंडिया का इतिहास पढ़ लोगे ना, यू विल बी द पर्सन हु विल से यस आई एम वेरी diligent and I am very thankful that I'm living in India। और ये क्वेश्चन आज की रियलिटी से बहुत सही बैठता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंस ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। आपको याद है 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे, और ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के ऊपर एक जाल फैला रखा था कि इंडियन तो ऐसे होते हैं, ब्रिटिशर्स आर द वेरी गुड पीपल, अच्छी इमेज बना रखी थी उनकी, और इंडिया की इमेज कही थी खराब सी। बट दैट वॉज नेवर द रियलिटी। इंडिया की जो इमेज है वो बहुत रिच है। इंडिया हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज जो नहीं पढ़ाया गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कैसे 19th सेंचुरी के एंड में सेंस ऑफ नेशनलिज्म को जगाने के लिए री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ने हेल्प करी। हिस्ट्री को दोबारा दोहरा के, दोबारा आपके सामने समेट के लाके कैसे हमने सेंस ऑफ नेशनलिज्म को जगाया बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अब ध्यान से पढ़ना पहली चीज। हाँ, ये वाला क्वेश्चन को भाई पक्का से नोट डाउन करना, इसे अच्छे से अपने करके लिख दो इसे, ठीक है। आगे बोलता है, देखो तुम जानते हो ये बात कि हमारे इंडिया का बहुत ही एंशियंट पास्ट रहा है, हमारी बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री रही है, हमारी हिस्ट्री बहुत रिच रही है। हमारे हिस्ट्री में आपने सुना होगा आर्यभट्ट, फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव जीरो, ठीक है। हम आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। पूरे वर्ल्ड को वेदास किसे सिखाए? हमारी कंट्री ने। वाल्मीकि हु रोट द रामायण कौन सी कंट्री का था? इंडिया का था। अगर तुमको ये भी अच्छा लगता तो भाई सीवी रमन इफेक्ट कौन लेके आया था? इंडिया का बंदा लेके आया था। तो तुम देख रहे हो ये तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें इसके जगह कितने एग्जांपल दे दूं भाई, मेरे पास टाइम भी कमी है इसीलिए। बट क्या तुम ये बात मानते हो कि हमारे इंडिया का जो एंशिएंट पास्ट रहा है, इट इज वेरी ग्लोरीफाइड, बहुत ग्लोरी है उसमें। इट इज अ सेंस ऑफ प्राइड, ये हमारे लिए एक प्राइड का सेंस है। यस, ये हमारे लिए एक प्राइड का सेंस है। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो नैरेटिव थे उस समय, नैरेटिव वॉर में सच में इंडिया बहुत पीछे है। उस समय ब्रिटिशर्स के जो नैरेटिव थे ना, उन नैरेटिव्स ने हमारे इंडियंस के दिमाग खोखले कर दिए थे। इंडिया का गुरुकुल सिस्टम इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम, इंडिया का योगा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, बट हम ही लोग नहीं पहचानते उसे। तो इस चीज को दोबारा से री इंटरप्रेट करने के लिए उस समय के जो हमारे लोग थे, इन्होंने क्या किया? पहला काम, दे हाईलाइटेड, इन्होंने हाईलाइट करा द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इंडिया को बोला गया है सोने की चिड़िया। मैं मुर्गी बोल देती हूँ बार बार, ठीक है, तुम मत बोलना। इंडिया को बोला गया सोने की चिड़िया। इंडिया के पास इतने रिसोर्सेस थे। स्पाइस किसने दिया? हमने दिया। सिल्क ट्रेड रूट कहां से गया? हमारे यहाँ से गया। टेक्सटाइल किसने दिया? हमने दिया। कॉटन किसने दिया? हमने दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा शुगर केन का कौन लेके बैठा है? हम लेके बैठे हैं। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन है? हम है वो, ठीक है। तो उस समय हमने अपनी गोल्डन एज को हाईलाइट करके अपने लोगों के अंदर एक फीलिंग जगाई कि देखो दिस इज द इंडिया। वो इंडिया नहीं है जो ब्रिटिशर्स तुम्हें दिखा रहे हैं, दिस इज द रियल इंडिया। आगे बोलता है, हमने ब्रिटिशर्स के वी डिक्लाइंड की मना किया, डिक्लाइंड द ब्रिटिशर्स नैरेटिव। ब्रिटिशर्स के फैलाए हुए नैरेटिव को हमने नीचे दबाया, उनके नैरेटिव को हमने झुटलाया, बिकॉज वो जो इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं इंडिया की, इट इज नॉट द रियल इमेज। आगे बोलता है कि कंट्री के अंदर ना उस समय एक कॉलोनियल माइंडसेट था कि हम तो गुलाम है, हम तो गुलाम है। इस गुलाम वर्ड को जिंदगी से हटाने के लिए हमने बहुत सारे मूवमेंट्स करे। हमारी कंट्री में बहुत सारे ह्यूम्स आए, सॉन्ग्स आए, फ्लैग्स का यूज किया हमने, गांधी जी चरखे का यूज किया, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने हमारी कंट्री में भारत माता की पिक्चर पोर्ट्रे करी कि दिस इज द कंट्री।
दिस इज द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। और इन सब चीजों की वजह से हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के दम पे अपने इंडियंस को फील कराया कि देयर इज अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन अस व्हिच इज ग्रेटर देन द ब्रिटिशर्स नैरेटिव। एंड लेट मी टेल यू, ये नैरेटिव वॉरफेयर आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, एवरीवन नोस, देखो दुनिया जानती है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप पर्दे के पीछे कुछ भी हो जाएगा लेकिन कैमरे के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। एवरीवन नोस कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया डिड द बेस्ट। इंडिया ने इतना ज्यादा स्ट्राइक किया है पाकिस्तान को कि दे आर ब्लीडिंग टिल नाउ। बट कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मीडिया है, वो ग्लोबल मीडिया इंडिया की उस इमेज को पोर्ट्रे नहीं कर पाया बिकॉज हमसे बताने में चूक हो गई। हमने थोड़ा नेगेटिव वॉरफेयर थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी और हमसे पहले ही इतनी सारी फेक चीजें पाकिस्तान मार्केट में फैला चुका था कि हमारे लोगों को विश्वास हो कि हाँ यार शायद ऐसा हुआ होगा। तो दिस इज द थिंग, आज के टाइम पे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए इंडियन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वी एज ए इंडियन कि हमें अपनी कंट्री की एंशियंट हिस्ट्री की ग्लोरियस और प्राइड के बारे में पता हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और जरूरत है तो हमें अपने कंट्री की गोल्डन एज के बारे में याद करने के लिए, बिकॉज इंडिया वाज द कंट्री विच हैड द गुरुकुल, नालंदा यूनिवर्सिटी, और हमने ही दुनिया को टीचिंग्स दी है, तो हमें कैसे पढ़ा सकते हो तुम। सो दीज वर द पॉइंट्स। आपको अपने आंसर को पॉइंट में लिखना है। लेट मी टेल यू, जितना अपने आंसर को यहां सोचोगे ना, योर आंसर विल बिकम मोर रियल, और जितना रियल आंसर होगा इट विल प्लीज द टीचर मोर। तो प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एनालाइज करना है भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रेशनल एंड एफिशिएंट। रेशनल वर्ड का मतलब, रेशन को हम प्यार से बोलते हैं लॉजिकल, एंड एफिशिएंट मतलब यार काम करने वाला, कि अच्छा काम कर रहा है हमारा। तो याद रखना, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको नेपोलियनिक कोड, अब देखो भाई, जिस बच्चे को नेपोलियनिक कोड सुन के अगर तेरे दिमाग में गुदगुदी नहीं हुई तो भाई पढ़ाई करना शुरू कर दे, बिकॉज नेपोलियनिक कोड तेरे हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे फेवरेट पॉइंट है। नेपोलियनिक कोड कौन से ईयर में आया था बता चुकी हूं, बट प्लीज फिर से कमेंट कर दो। आगे बोलता है कि नेपोलियनिक कोड ने, जो कि यार रहा नहीं जा रहा, नेपोलियनिक कोड जो है 1804 का, कैसे उसने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और रेशनल और एफिशिएंट बना दिया, ये मेरे को समझाओ, एनालाइज करो इसे। अब जिस बच्चे को नहीं आता, मान लो मुझे कुछ नहीं आता, मैं नौसिखिया हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, बट क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं डिकोडिंग तो कर सकती हूँ ना यार, डिकोडिंग करना बहुत जरूरी है। मान लो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं, बट मैंने यहाँ पे एक वर्ड देखा नेपोलियनिक कोड, अरे भाई साहब, क्या मैं नेपोलियनिक कोड को प्यार से सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोल सकती हूँ? हाँ भाई बोल सकती हूँ। और नेपोलियनिक कोड जो है ये लेके कौन आया था? हमारे मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे। और इसी नेपोलियन बोनापार्टे ने लेके आया था सिविल कोड ऑफ 1804। किया गया इसने भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको बहुत अच्छा कर दिया। तो व्हाट वर द रीजन कि उसने कैसे अच्छा किया? भाई अच्छे काम किए होंगे, लिमिटेशंस है इसकी, बट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है। तो आप कम से कम नेपोलियनिक कोड के बारे में कुछ लिख तो सकते ही हो, इसको कुछ भी नहीं आया समझ में, कम से कम नेपोलियनिक कोड वर्ड देख के नेपोलियनिक कोड को डिफाइन तो कर सकते हो। भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन है भाई? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यार। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नेपोलियनिक कोड लिखने से तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड्स में। तो चीजों को समझो, हर क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है, बस उस क्वेश्चन की डिकोडिंग सीख जाओ। The day you learn the decoding factor of SST, you will be able to aim all the questions. And it is very important for SST कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सारे एग्जाम से इट्स परमानेंट, बट SST में स्पेसिफिकली लिखने के मार्क्स है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि नेपोलियनिक सिविल कोड में वो TCT की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ, TCT की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ पढ़ रही हूं मैं। आगे सबसे पहली बात, नेपोलियनिक सिविल कोड की खास बात क्या थी? नेपोलियनिक सिविल कोड में फर्स्ट चीज, नेपोलियन वॉज ऑलवेज, ही वॉज डिक्टेटर नो डाउट, बट नेपोलियन की जो खास बात थी ना, इट वॉज कि उसने आते ही जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, कौन से प्रिविलेजेस भाई? फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल वर्ड का मतलब होता है कि जो अलग अलग प्रोविजन जगह के जो हेड है, वो हेड अलग अलग जगह से प्रिविलेजेस लेंगे। मतलब मान लो कोई अमीर इंसान है, फर्स्ट सेकंड स्टेट है, तो उनके ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा चीजों को ले पाएंगे। फ्यूडल जगह से उन्हें अलग अलग, हमने स्टेट्स को अलग कर दिया। मान लो पूरी कंट्री है, इसमें भाई हमने इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब भाई जो यहाँ का है वो यहाँ अलग तरह से टैक्स लेगा,
यहाँ बताता है टैक्स लेगा, मतलब टैक्स 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 ही देने आपको। तो सबसे पहला काम ब्रिटिशर ने किया, व्हाट ही डिड, की उसने फ्यूडल प्रिविलेजेस और फ्यूडल लॉज को यूनिफॉर्म कर दिया। और ये जितने भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे कि भाई तुम पैदा हुए हो फर्स्ट स्टेट में, तुमको मिलेगा ये प्रिविलेज, तुम एरिस्टोक्रेट तुमको मिलेगा ये प्रिविलेज, तुम एरिस्टोक्रेट तुम लोग ये करोगे नहीं। ही अबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। और वो कौन से प्रिविलेज लेके आए, प्रिविलेजेस ऑन द बेस्ड ऑफ मेरिट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका काम अच्छा है यू विल गेट द जॉब, ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन है भाई, नो। दूसरी बात, हमारे नेपोलियन ने एक और काम क्या किया कि इसने ना हमारी कंट्री में जो ब्यूरोक्रेसी थी, अब कुछ बच्चों को ब्यूरोक्रेसी वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, जिसको पता है अच्छी बात है, बट ब्यूरोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है जो हमारी कंट्री में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, हमारी कंट्री के जो पेपर वर्क वाले जो हेड्स होते हैं, जो पढ़ लिख के एग्जाम के पहुंचे होते हैं। तो इस ब्यूरोक्रेसी में भी ना पहले एरिस्टोक्रेटिज्म था, मतलब अगर तुम इस पर्टिकुलर फील्ड के हो, तुम एरिस्टोक्रेट हो, तुम फर्स्ट सेकंड स्टेट के हो, तभी तुम बन सकते हो हमारी कंट्री के ब्यूरोक्रेट। अरे ये कोई बात थोड़ी होती है भाई, थर्ड स्टेट का इंसान भी तो भाई क्या होता है अच्छा पढ़ा लिखा हो, मे बी ही आल्सो हैव गुड डिसीजन मेकिंग पावर। भाई सबसे पहला काम इसने क्या किया, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से जो ये प्रिविलेजेस थे इनको बॉयकॉट कर दिया, और ही ब्रिंग बैक अ सिस्टम ऑफ मेरिट। ये मेरिट का सिस्टम लेके आया कि भाई देखो एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के ऊपर काम होगा, तो एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा, मेरिट जिसकी आएगी उसको मिलेगी ब्यूरोक्रेसी। ये किया गया, दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट। तीसरी बात, हमारे नेपोलियन ने हमेशा ट्राई किया है कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सिंप्लीफाई किया है। सो ही हैज सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे सिंप्लीफाई करके उसने लोगों को अलग अलग, मतलब मान लो उसने ऐसे क्या किया, एक पर्टिकुलर होगा फाइनेंस का, एक डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस का, एक डिपार्टमेंट होगा मेरा ट्रेड का, एक डिपार्टमेंट होगा मेरा रेलवेज का, एक डिपार्टमेंट होगा मेरा मिलिट्री डिपार्टमेंट होगा। तो इसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई कर देना, कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, इन चीजों को, टास्क को डिवाइड कर देना। जैसे आप करते हो ना अपने पूरे दिन को डिवाइड करते हो, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर हिंदी तो कौन नहीं पढ़ते हैं हिंदी भी, हिंदी कौन पढ़ेगा, फिर उसके बाद मैथ्स कब पढ़नी है, साइंस कब पढ़नी, तो आप डिवाइड करते हो। आपके नेपोलियन ने भी सेम तरीके से एडमिशन को अच्छा करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ही डिवाइडेड द रोल। मिलिट्री विल बी विद समवन एल्स, ट्रेड समवन एल्स, और ऐसे करके ही मेक श्योर ही कंट्री में चीजें क्या हो जाए, रेशनल हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। चौथा काम उसने क्या किया, उसकी कंट्री में जितने भी प्रॉपर्टी वाली चीजें थी, बिकॉज पहले के टाइम पे क्या था कि प्रॉपर्टी वाज ओनली अ राइट ऑफ द नोबल पीपल, उसने प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक यानी कि पैसों के टर्म्स में फ्रीडम दे दी। अब इससे हुआ क्या कि जो छोटे छोटे साहूकार थे, छोटे छोटे मर्चेंट्स थे, हमारे ट्रेड शॉपर्स थे, इन लोगों को एक मौका मिला बाहर आके काम करने का। और जब इनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिली, तो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि हर कोई बंदा जिसके अंदर उसका पैसा है, जिसके अंदर दिमाग है, ही कैन ओन हिज ओन बिजनेस, अपना बिजनेस चला सकता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक फ्रीडम देने से लोगों के अंदर फीलिंग है, और जब प्रजा खुश है तो अच्छा काम करेगी भाई। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आपके पूरे फ्रांस में, आपके पूरे यूरोप में, आपके पूरे जहां नेपोलियन गया, उसने एक बहुत ही तगड़ा, एफिशिएंट और रेशनल सिस्टम ऑफ एडमिशन लेके आया। तो प्लीज ये की पॉइंट याद करना। पहला बात, नेपोलियन बोनापार्टे कौन था, इसकी कोड क्या थी, इसने 3 चीजों के ऊपर काम भी किया था, TCT, जिसकी आपने फुल फॉर्म लिख चुकी होगी, ट्रेड, कॉमर्स, और कॉमर्स से कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड कॉमर्स ट्रांसपोर्ट, ट्रेड कॉमर्स ट्रांसपोर्ट, ट्रेड कॉमर्स ट्रांसपोर्ट, याद रहेगा। प्लीज इस तरह से अपनी चीजों को याद करना सीख जाओ, चलिए सीख जाओगे, थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट जो जो बोल रही हूँ नोट डाउन करते रहो, और की पॉइंट याद करो। फिर से बोल रही हूँ, की पॉइंट का ही खेल है सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार एक बार मैं जरा चेक कर लूं कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है कि, अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन और में है, इसलिए मैंने शायद तुम्हें कराया नहीं है। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा और में लिखा हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन और में, नीचे का क्वेश्चन भी सेम है कि सिंबल और आइकन्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल इन अ नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलरली सिंबल और आइकन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है बस हिस्ट्री के बारे में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पता है क्या बताना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिंबल और आइकन का क्या होता है। सिंबल्स और आइकन सुनते ही, हाँ भाई कहाँ हो, सही हो, सो तो नहीं गए कहीं। सिंबल और आइकन्स का मतलब है, पहला दीदी फ्लैग, और फ्लैग सुनते ही अगर आपको याद नहीं आएगा कि सबसे पहला जो हमारा फ्लैग था, दैट वर हैविंग 3 कलर, रेड ग्रीन और येलो। इस फ्लैग में पूरे 8 लोटस थे, और मुझे अभी कमेंट डाउन करके पता हो कि ये जो 8 लोटस थे इस पहले फ्लैग में, ये 8 लोटस क्या
पोर्ट्रे कर रहे थे। उसके बाद इस पहले फ्लैग में 8 लोटस थे और एक क्रीसेंट शेप का मून था। कौन शेप का मून था? क्रीसेंट शेप का मून। और ये क्रीसेंट शेप का मून क्या शो कर रहा था? इट वाज शोइंग द यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, बिकॉज उस समय हमारी कंट्री में जो दो बड़ी रिलीजन से, दैट वाज हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो पहला फ्लैग ये किया गया। इसके बाद गांधी जी ने अपना एक नया फ्लैग निकाला जो कि रेड ग्रीन और मेरे ख्याल से ब्लू का था। रेड ग्रीन और ब्लू का, शायद यही था, रेड ग्रीन और ब्लू का। और इस रेड ग्रीन ब्लू फ्लैग के बीच में थी एक स्पिनिंग व्हील, और ये स्पिनिंग व्हील दर्शाती है इंडिया के सत्याग्रह को, कि इंडिया एक सेल्फ मेड इंडिया है, हमारे सेल्फ पेट्रोलिज्म को फील कराता है। तो ये स्पिनिंग व्हील थी हमारे दूसरे उसमें। तो कैसे एक फ्लैग के सिंबल से लोगों के अंदर क्या लगी? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। दूसरी थी हमारी भारत माता। आप सब जल्दी कमेंट डाउन कीजिए कि हमारी भारत माता को सबसे पहले जो आकार दिया था वो दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यस, हमारी भारत माता को सबसे पहले स्केच किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसके बाद इस इमेज को रियलिटी में ग्लोरीफाई करने वाला बंदा था अबिंद्रनाथ टैगोर। तो आई एम सॉरी, जब आपके सामने भारत माता की पिक्चर आ गई कि भारत माता ऐसी दिखती है, आपको अंदर फीलिंग आ गई कि यार जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो यू फील दैट ना। जब जन गण मन होता है, आप ऐसे पोजीशन में खड़े होते हैं और आप लास्ट में जब गाते हैं भारत माता की जय, तो आप फील करते हो उस चीजों को। तो उस समय इन सिंबल और आइकन्स ने इस तरह से ही क्या किया, कंट्री के अंदर एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को जगाया। और बहुत सारे पोएट्स थे हमारे, जैसे कि हमारे नेशनल एंथम लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जन गण मन। नेशनल सॉन्ग था हमारा वंदे मातरम, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इन नेशनल सॉन्ग, इन नेशनल हिम्स के दम पे हमारे इंडियंस के अंदर एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जागा। तो आपको ये पॉइंट्स वहां लिख के आने हैं, भारत माता। और इसके अलावा मुझे जल्दी कमेंट डाउन करके बताओ कि वो कौन थे जिन्होंने तमिल में पहली बार अलग अलग बुक्स लिखी हुई थी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। जल्दी कमेंट डाउन करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी चेक कर लो और कोई छूटा नहीं छूटा। चलो लेट्स मूव, और हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग अभी तक बने हुए हैं लाइव में, वेरी गुड, सल्यूट टू यू ऑल। पूरी लाइव देखनी है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, शायद आपके टेस्ट में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उससे मिलता जुलता कुछ, ठीक है। तो हमें सब पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल पीजेंट्स, जो हमारे ट्राइबल पीजेंट्स थे, दे इंटरप्रिटेट का मतलब मैंने अभी बताया आपको, इंटरप्रिटेट का मतलब समझना, कैसे इंटरप्रिटेट किया आपने, आप कैसे समझ रहे हैं। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। सबको पता है स्वराज का मतलब क्या होता है, जल्दी कमेंट डाउन करो किसने बोला है ये कोट, स्वराज इज माय बर्थ राइट। किसने बोला है कोट, स्वराज इज माय बर्थ राइट, ठीक है। ये बोलता है कि ट्राइबल पीजेंट ने कैसे गांधी जी का जो मैसेज था, आइडिया था स्वराज को, इसको अलग वे में समझा। कैसे? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर से आ गया ना एनसीएम, ये देख रहे हो, एक ही का पेपर है, इन द सेम ईयर पेपर देयर आर 2 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीएम, 2 क्वेश्चन आए हैं एनसीएम से। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीएम अच्छे से पढ़ के जाए। ट्राइबल पीजेंट, देखो इस क्वेश्चन को हालांकि मैंने अभी थोड़ा अच्छे तुमको करा दिया था, बट ट्राइबल पीजेंट्स वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना है कि ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में जब भी पूछेगा तो आपको अपने क्वेश्चन को जो बेसिकली है ना, ट्राइबल पीजेंट वाले पार्ट से जोड़ के रखना है, मतलब उसको कहीं और लेके नहीं जाना है। क्वेश्चन ने डायरेक्टली उतना ही पूछा है ट्राइबल पीजेंट के बारे में, तो अपने आंसर को बड़ा नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन की जो मेन पॉइंट है ना, इसको लिखो कि स्वराज इज माय बर्थ राइट किसने बोला, जल्दी। ओके हो गया, स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये बात बोली है किसने, ये आपका क्वेश्चन था। और मैं बता रही हूँ, कमेंट में आगे चेक करूंगी कि बच्चे का कमेंट, लिखो इसे। ओके, क्वेश्चन ने बोला है कि ट्राइबल पीजेंट ने इंटरप्रिटेट किया मैसेज ऑफ महात्मा गांधी इन रिटर्न वे। वो क्या तरीका था, आप पढ़ के आ चुके हो। ये ट्राइबल पीजेंट किसकी बात हो रही है, ये ट्राइबल पीजेंट जिनकी बात हो रही है वो ट्राइबल पीजेंट से हमारे, थोड़ा पतला कर दूं इसे, वो ट्राइबल पीजेंट से हमारे, ट्राइबल पीजेंट्स कहाँ के पीजेंट्स है ये ट्राइबल पीजेंट्स है हमारे गुडेम हिल्स ऑफ आंध्रा, आंध्र प्रदेश के जो गुडेम हिल्स है, उन गुडेम हिल्स के ट्राइबल पीजेंट्स की बात हो रही है। अब इस आंसर का तरीका क्या है, सबसे पहले उन ट्राइबल पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी। उन ट्राइबल पीजेंट्स की प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनके, देखो ट्राइबल लोग ने, जंगल माँ है उनकी, ठीक है,
ट्राइबल पीजेंट्स के लिए जंगल उनकी माँ है, जंगल से उनको फ्रूट मिलता है, शेल्टर मिलता है, फोल्डर मिलता है, लकड़ियां मिलती है, खाना बनता है उनका, बहुत चीजें मिलती है। एंड लेट मी टेल यू उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि जब से ब्रिटिशर्स आए हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारे जो फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है, और वो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हमारे फॉरेस्ट को तीनों डिवाइड कर दिया है, तो अब हम उसको नहीं कर पा रहे अच्छे से। आगे ये बोलता है कि इनके इसी चीज की वजह से जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आया तो इन ट्राइबल पीजेंट्स ने इसको ऐसे देखा कि यार ये जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट का मतलब है कि एनसीएम मूवमेंट के थ्रू हम लोग इन ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे साथ कौन है, गांधी जी है भाई। तो इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना, किलिंग शुरू कर दी उनकी। भाई ट्राइबल लोग थे, और एक और चीज, ये ट्राइबल पीजेंट्स थे, तो इनका लीडर कौन था, इनके लीडर का नाम था, द नेम ऑफ द लीडर वॉज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीडर का नाम क्या था, अल्लूरी सीताराम, सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। इस बंदे ने, ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी इन द गुडेम हिल्स। इसने लोगों को भड़काया कि इस सत्याग्रह मूवमेंट का, इस स्वराज का मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, स्वराज मतलब फ्रीडम। बट वो फ्रीडम किस चीज की है, दे इंटरप्रेट द मैसेज इन द रॉन्ग वे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले मांगा कि भाई हमको चाहिए की तरह का, वो क्या बोलते हैं उसे, वी वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम द गुडेम हिल्स। हम चाहते हैं कि जो ये एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ हो रहा है ना, ये जो लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। अब इस एक्सप्लॉइटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब लोगों को उनके राइट से छीन लिया जाता है, जब लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन। इन्होंने सोचा कि यार गांधी जी के इस स्वराज का मतलब फ्रीडम, और फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। और ये बंदे थे गुरिल्ला वॉरफेयर वाले। कौन से वॉरफेयर वाले भाई, गुरिल्ला, शायद सही लिख रही हूं स्पेलिंग, गुरिल्ला वॉरफेयर। इन गुरिल्ला वॉरफेयर के ये लोग थे, और इन गुरिल्ला वॉरफेयर में ये लोग कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। और सोचा कि भाई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है हमारा, मारो सबको, अब तो गुरिल्ला वॉरफेयर वाले मारो। तो इन्होंने गांधी जी के मैसेज ऑफ स्वराज को समझा कि इट मींस फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। आगे बोलता है, ये लोग अपने काम में बहुत वॉयलेंट थे, तो इन लोगों ने अपनी बहुत ही वॉयलेंटिक रेजिस्टेंस करी, वॉयलेंटिक रेजिस्टेंस करी। क्या करी, वॉयलेंटिक रेजिस्टेंस। उन्होंने बोला कि भाई हम तो रेजिस्ट करेंगे, और कैसे करेंगे रेजिस्ट, विद द हेल्प ऑफ वॉयलेंस। और मुझे बात बताओ कि गांधी जी वॉयलेंस के साथ थे, नो, गांधी जी वॉज टोटली अगेंस्ट वॉयलेंस। आगे बोलता है कि इन लोगों के पास क्या था कि ना, यहाँ पे कोई, जैसे बाकी जगह क्या था कि कहीं पे जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं, कहीं पे उनके साथ बाकी उनके सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब लोग जगह जगह जाके सिखा रहे हैं लोगों को कि क्या होता है स्वराज। लेकिन इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश दे वर हैविंग लोकल लीडर एंड लोकल अथॉरिटी। और जहां पे लोकल अथॉरिटी आ जाएगी, वो लोकल अथॉरिटी उस मैसेज को अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करेगी और उसको अपने तरीके से समझेगी। एंड दैट हैपेंस इन द ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुडेम हिल्स, जहां पे अल्लूरी सीताराम राजू की लीडरशिप के अंदर लोगों ने द आइडिया ऑफ स्वराज ऑफ गांधी जी को समझा कि इसका मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। एंड दे कैन यूज अ गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर यूज कर सकते हैं, और वो लोग क्या करेंगे कि किलिंग वगैरह कर देंगे। और इन्होंने फॉरेस्ट, जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, उनको मारना शुरू कर दिया। एंड दिस बिकम अ केओस ऑफ वायलेंस। और उससे गांधी जी ने क्या किया, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, ये किया। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग इन की पॉइंट्स को याद करो, बिकॉज की पॉइंट्स इज व्हाट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। रेक्टिफिकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। एसएसटी को रटना बंद कर दो, रियलिटी फेस करो, रियलिटी से सीखो, चीजों को समझो, की पॉइंट्स याद करो, एंड मेक योर आंसर गुड। जितना आपके आंसर की पॉइंट में होंगे, थिंग्स विल बी बेटर। ठीक है, सो वी आर कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आई वुड लाइक कि आप लोग पहले से एक बार रीड कीजिए, बिकॉज क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आपके 2024 का जो पेपर आया था, उसके मैंने सारे हिस्ट्री क्वेश्चन उठा लिए हैं। दिस वर द टॉप 10 पीवाईक्यूज। ये हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक, चाहे तुम 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, आई डोंट केयर, बट प्लीज सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना, बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी बट द आंसर विल नॉट चेंज। ओके, लेट्स रीड। क्वेश्चन बोलता है, एक्सप्लेन द रोल, आपको रोल एक्सप्लेन करना है, ऑफ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कॉलोनियल वर्ड का मतलब होता है, आपने वर्ड सुना कॉलोनियलिज्म, जब एक कंट्री या कहते हैं दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बनाती है, उस कंट्री को अपने अंडर रखती है, बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। एंटी कॉलोनियल मतलब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। कैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने मॉडर्न नेशनलिज्म इंडिया में बढ़ाने का काम किया। अब मेरा ध्यान सुनना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बस एक पॉइंट सिखाऊंगी
दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अगर भाई तेरा दुश्मन भी सेम है, मेरा दुश्मन भी सेम है, वी बोथ हैव सेम दुश्मन, हम दोनों का दुश्मन क्या है भाई, हम दोनों का दुश्मन सेम है, तू और मैं दोस्त दोस्त भाई, तेरा मेरा दुश्मन सेम है, हम दोनों दोस्त भाई। तो जब दो लोगों के दुश्मन सेम है तो क्या कहते हैं दोस्त। इन द सेम वे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने क्या किया, हमारे इंडिया के अंदर एक मॉडर्न नेशनल फैलाया। कैसे फैलाया? नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहली बात, शेयर्ड बॉन्ड, शेयर्ड बॉन्ड ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है जब जो कंट्री की मेजोरिटी होती है वो माइनॉरिटी को दबाती है, या फिर जब एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को किसी तरह से हरास करते तो बोलते हैं ऑपरेशन। शेयर्ड बॉन्ड ऑफ ऑपरेशन। उस समय हमारी कंट्री में भले अलग अलग रिलीजन था, भले अलग अलग कास्ट थी, भले अलग अलग जातियां थी, अलग अलग माइंडसेट के लोग थे, लेकिन जब लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि यार ब्रिटिशर तेरे को भी तड़पा रहे हैं, ब्रिटिशर्स मेरे को भी तड़पा रहे हैं, जब हम दोनों सेम ही इंसान के विक्टिम हैं तो क्यों दोस्त बन के लड़ते हैं ना। तो जब लोगों के अंदर ये शेयर्ड बॉन्ड ऑफ ऑपरेशन आया कि तुझे भी ऑपरेस किया जा रहा है, मुझे भी ऑपरेस किया जा रहा है, तुझे मुझे ऑपरेस करने वाला बंदा सेम है ऊपर, कौन? ब्रिटिशर। एंड ये जो कॉलोनिस्ट लोग हैं ब्रिटिशर्स हैं, तो हम दोनों की जब बॉन्डिंग सेम है, हमारे ऑपरेसर सेम है, सो व्हाई नॉट बी फ्रेंड। तो इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने एक मॉडर्न एक्शन जगाया, किसकी वजह से? शेयर्ड बॉन्ड ऑफ ऑपरेशन। आगे बोलता है, उसके बाद ब्रिटिशर्स की कहानी होती है, ब्रिटिशर्स के सामने आता है वर्ल्ड वॉर 1। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 होती है, ब्रिटिशर ने इंडिया में टैक्स बढ़ा दिए, जबरदस्ती हमारे इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट किया कि जाओ लड़ो, और हमारे इंडिया को खाना भी दिया, टैक्स बढ़ा दिए। अब जब लोगों को ये फील हुआ कि भाई ये ब्रिटिशर्स, ये चिंदी भाई के ब्रिटिशर्स कितना बुरा कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे बंदों को फोर्सफुली रिक्रूट कर दिया रिक्रूट, ठीक है मान लिया, टैक्स इस पे लगाया हम पे, अपनी इंडस्ट्री कहाँ ले आए, यहाँ पे, काम हमसे करा रहे हैं, पैसा ये कमा रहे हैं, मतलब काम हम कर रहे हैं और वॉर में ये लड़ रहे हैं हमारे पैसों से, हमारे लोगों से। जब लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई कि ब्रिटिशर्स आर यूजिंग अस फॉर देयर ओन विल, और सबको यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं, सबको, जब इंडिया के अंदर ये फीलिंग आई तो इस वर्ल्ड वॉर 1 ने हमें क्या दिलाया? एक इम्पैक्ट। और वर्ल्ड वॉर 1 नाम सुनते ही आपके अंदर एक और पॉइंट आना चाहिए, वो पॉइंट किसका है? खिलाफत इशू। जब ब्रिटिशर्स ने खलीफा को मारने की धमकी दी तो दिस फीलिंग, ये जो मूवमेंट उन्होंने किया, दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म। और इससे पहली बार हमने देखा हमारी कंट्री में हिंदू मुस्लिम वर यूनाइटेड। तो जल्दी से कमेंट डाउन करो वो कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदू एंड मुस्लिम्स वर सीन टुगेदर। उसके बाद आगे बोलता है गांधी जी का सत्याग्रह। देखो गांधी जी के सत्याग्रह के चर्चे पूरे कंट्री में थे। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के दम पे इंडिया को यूनाइट कर दिया था। कैसे? सत्याग्रह का मतलब होता है द फाइट फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए लड़ना, विदाउट वायलेंस, बिना वायलेंस के, फाइटिंग फॉर द ट्रुथ, इसे हम कहते हैं सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 मेन स्टार्टिंग थी। क्या थी? पहले होता है खेदा सत्याग्रह, फिर होता है चंपारण सत्याग्रह, फिर होता है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो इन तीनों सत्याग्रह से कंट्री में एक वो फैल गया, हवा बन गई कि यार मजा आ गया भाई, गांधी जी ने तो कुछ नया शुरू कर दिया है, हम सबको जोड़ दिया है, अब हम सब लड़ेंगे और फिर हम करेंगे अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो कैसे सत्याग्रह ने ट्रुथ का रास्ता दिखाया लोगों को और बताया कि अगर आपकी कॉज सही है, इफ यू आर फाइटिंग फॉर द राइट कॉज, देन यू डोंट नीड टू टेक वायलेंस, आप बिना वायलेंस के भी काम कर सकते हो। ठीक है, आगे बोलता है जब लोगों ने ये फील किया कि यार हमारे अंदर क्या हो रहा है कि भाई यूनिटी चाहिए हमें, जब लोगों ने अपने अंदर फील किया कि भाई हमको तो यूनिटी चाहिए, वी वांट यूनिटी, उस यूनिटी के लिए लोगों ने फील किया कि अगर लड़ना है तो साथ आना पड़ेगा। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। तेरा दुश्मन सेम, मेरा दुश्मन सेम, चल भाई साथ में चलते हैं। तो उस समय डिस्कवरी ऑफ यूनिटी होती है लोगों के अंदर, एंड दिस क्रिएटेड द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। हमारे कंट्री में मॉडर्न नेशनलिज्म स्टार्ट होता है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप ये पॉइंट लिख के आएंगे, शेयर्ड बॉन्ड ऑफ ऑपरेशन। जब हमारे ऑपरेसर सेम थे तो हमने कैसी बॉन्डिंग शेयर करी? एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करी और हम सब साथ साथ हैं। दूसरा है इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो वर्ल्ड वॉर 1 से हमें ये समझ में आया कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर ने हमारे टैक्स बढ़ा दिए, ब्रिटिशर ने हमारी कंट्री के ऊपर हमारे सोल्जर्स को फोर्सफुली रिक्रूट करना शुरू कर दिया, खिलाफत मूवमेंट आया, और जब ये चीजें हुई तो इंडिया में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बाद कंट्री में एक नया तरह का मॉडर्न नेशनलिज्म जागता है। ठीक है, तो आपको पॉइंट अपने लिख के आने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं इरेज करूंगी, इसके जगह पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर स्लाइड चेंज कर देती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डिड गांधी जी से, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? सत्याग्रह इज प्योर सोल फूड। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन।
गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि सत्याग्रह, सत्याग्रह की फुल फॉर्म आपको याद रहेगी। सत्याग्रह का मतलब होता है, जस्ट वेट अ मिनट, सत्याग्रह का मतलब होता है फाइट फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए लड़ना। गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला है कि सत्याग्रह, हाँ मिल गया पेज, हाँ, गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला है कि सत्याग्रह एक प्योर सोल फोर्स है। प्योर मतलब शुद्ध, सोल मतलब आत्मा, सत्याग्रह एक शुद्ध आत्मा वाली फोर्स है। ऐसा क्यों बोला है, थोड़ा सोचो एक बार, क्यों बोला होगा गांधी जी ने। सर्दियों में थोड़ा गला मेरा बैठ जाता है, इसलिए थोड़ा पानी पीना पड़ रहा है बार बार, है ना। ओके, पहली बात, गांधी जी ने बोला है कि सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, जो बच्चे समझदार हैं वो स्टार्टिंग करेंगे कि सत्याग्रह का मतलब होता है फाइट फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए लड़ना, विदाउट एनी वायलेंस, बिना वायलेंस के, नॉन वायलेंटिक होके, बिना वायलेंस के जो लोग फाइट करते हैं सच्चाई के, उन्हें क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह एक प्योर सोल फोर्स है। कैसी फोर्स है भाई, प्योर सोल फोर्स, यानी कि शुद्ध आत्मा वाली फोर्स है। पहली बात, क्या सत्याग्रह में कोई मारपीट है, यू टेल मी, क्या सत्याग्रह में कोई मारपीट है, यू टेल मी, कि सत्याग्रह में कोई मारपीट है, नहीं है। तो पहली बात, सत्याग्रह एक ऐसी फोर्स है जो आपको मोरल से तरफ लेके आती है। मोरालिटी क्या होती है, तो इट इज मोर मोरल, इट इज मोरल ओवर फिजिकल फोर्स। सत्याग्रह में कोई लड़ाई नहीं हो रही है कि भाई बम गोला बारूद बनाओ, चलो भाई रशिया यूक्रेन को लड़ने चलते हैं, चलो भाई लड़ाई करते हैं, न्यूक्लियर बम बनाते हैं, चलो ये करते हैं, फाइटर प्लेन लेके आते हैं, नहीं, ये कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं है, इट्स अ मोरल फोर्स। मोरल मतलब ये इंसान को अंदर से जगाती है। जैसे क्या कहते हैं, पनिशमेंट देने से आप किसी गुनहगार को सजा दे सकते हो, लेकिन क्या इज इट प्रॉपरली ट्रू कि सजा देने के बाद वो बंदा दोबारा गलती नहीं करेगा। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ना, कि मान लो किसी, तो सुना होगा चोर है, चोर को मान लो सजा मिल गई, उसके बाद चोरी तो करेगा ही ना, वो उसी प्रवृत्ति में है। तो जो आपकी सत्याग्रह है ये एक प्योर सोल फोर्स है। इसका मतलब है कि सत्याग्रह फोर्स इंसान को मोरली अच्छा बनाती है। फिजिकली नहीं, मार पीट के ठीक नहीं करेंगे उसे, मोरली से अच्छा दिखाएंगे कि भाई तेरे अंदर एजुकेशन आए, तू सीखे चीजों को। तो पहली बात कि सत्याग्रह इज अ मोरल फोर्स ओवर फिजिकल फोर्स। दूसरी बात है कि इस फोर्स के अंदर देयर इज नो काइंड ऑफ, कि ऐसे नहीं कि आप चीजों को लड़ रहे हो या फिर आप किसी को मार रहे हो, नहीं, इस फोर्स में मोरालिटी है। और दूसरी बात जो ये करता है कि ये एक ट्रुथ फोर्स है, सच्चाई की फोर्स है। ऐसा नहीं यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं है और यहाँ पे कोई मारपीट नहीं हो रही है। सत्याग्रह में गांधी ने क्या किया, हमेशा सत्याग्रह में गांधी जी ने हमेशा किया है फास्ट अनटू डेथ, कि भाई मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं बैठा हुआ हूं बस शांति से और बस मैं फास्ट कर रहा हूँ, मैं फास्ट कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, मेरी मर्जी, मैं फास्ट कर रहा हूँ, बस यही है मेरा तरीका। तो गांधी जी का जो तरीका था, इट वॉज वेरी न्यू फॉर द कंट्री और चीजें बहुत अलग तरीके से हुई इसमें। तो दिस फास्ट अनटू डेथ का प्रिंसिपल ने हमारे लोगों को सिखाया कि यार ट्रुथ फोर्स है, ये एक मोरल फोर्स है, कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। तो इसमें जो बंदा सत्याग्रह को फॉलो कर रहा है वो फिजिकल फोर्स नहीं मेंटर कर रहा है, वो क्या मेंटर कर रहा है, मोरल फोर्स। वो अंदर से सीखेगा कि उसकी गलती क्या है। तो दिस वॉज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आगे बोलता है कि सत्याग्रह में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको प्लीज रेड से, मैं येलो से लिखना चाहूंगी इसे। ये पॉइंट बोलता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ओवर कोएर्शन। इसका मतलब मैं बताती हूँ। देखो, कोएर्शन वर्ड का मतलब होता है कि आपने किसी को सजा दी, सजा काटी और निकल लिया। कोएर्शन का मतलब होता है कि आपने बाहरी बाहरी से, यानी कि फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड आपने बंदे को सजा दिया, वो हो गया, हो गया। लेकिन कन्वर्जन का मतलब होता है कि उस बंदे के दिमाग में जो गलत आइडियाज थे, द रॉन्ग थॉट्स इन द माइंड ऑफ द पीपल गॉट कन्वर्टेड। आपने सत्याग्रह के दम पे, जो जैसे मान लो अहमदाबाद के मिल जो फैक्ट्री थी, सत्याग्रह हुआ उसमें, सत्याग्रह से हमने लोगों को फिजिकली पीटा नहीं कि भाई तुमने क्यों किया ऐसा, हमने लोगों की गलती समझाई, उनको दिखाया रियलिटी क्या है कि लुक दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज द गलती। हमने बिना किसी की फिजिकल फोर्स के उसे कन्वर्जन की तरफ ले गए, फ्रॉम रॉन्ग टू द राइट पाथ हम ले गए उस बंदे को। हमने कोई कोएर्शन नहीं किया उसका, हमने क्या किया, उसका कन्वर्जन किया, फ्रॉम द रॉन्ग टू द राइट पाथ, फ्रॉम द इविल टू द गुड मैन, टू द गुड एंजल, ये किया हमने, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि ये जो आपका सत्याग्रह है ये एक सेल्फ सफरिंग है। सेल्फ सफरिंग मतलब इसमें आप खुद को ही समझते हो कि यार शायद मेरे अंदर एक कमी है। बिकॉज गांधी जी सत्याग्रह टाइम पे कभी भी किसी बंदे को फोर्सफुली नहीं अडेप्ट किया कि भाई तू मान, तू मान, हमारी बात मान, नहीं, उस बंदे को खुद सेल्फ सफर होने दिया
कि मतलब ऐसे मान लो मेरा थप्पड़ तो हाथ दी मार दो मतलब कोई तुम्हें मार रहा है तो तुम ऐसे कर रहे हो कि नहीं यार नहीं शायद मेरे अंदर ही कमी है। तो वो सेल्फ सफरिंग फील कराने का जो आइडिया था दैट वाज सत्याग्रह, कि आप अपने आप सेल्फ अवेयर हो। सेल्फ सफरिंग से एक अच्छा वर्ड है सेल्फ अवेयरनेस। इस सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर जो लोग गलत थे उनको खुद सेल्फ अवेयर करवाना कि व्हाट इज द इशू विद यू, ये गांधी जी का प्रिंसिपल रहा है। और सत्याग्रह इसीलिए एक प्योर सोल फोर्स है, बिकॉज इस फोर्स में कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं थी, इट वॉज अ मोरल फोर्स। ये एक ट्रुथफुल सोर्स सच्चाई के लिए है, इसलिए कोई गलत काम भी नहीं हो रहा है, भगवान हमारे साथ है। आगे बोलता है कन्वर्जन ओवर कोएर्शन। कन्वर्जन मतलब कि हमें उस रॉन्ग माइंडसेट के इंसान का जो दिमाग है उसको राइट जगह लेके आना है और कोएर्जन नहीं करना, ओवर कोएर्शन। और लास्ट में बोलता है सेल्फ अवेयरनेस। जो रॉन्ग पर्सन है उसको खुद से सेल्फ अवेयर होने दो, व्हाट इज हिज रॉन्ग डीड, उसकी क्या गलती है सीखने दो उसे, वो उन्होंने किया। तो गांधी जी ने इस तरह से सत्याग्रह मूवमेंट को बोला है कि इट इज अ प्योर सोल फोर्स, बिकॉज इसमें किसी तरह का कोई हार्म नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को संभाला, चीजों को किया, बट कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट अपकमिंग्स रही थी जिसको बाद में हमारे आने वाले लीडर्स ने फुलफिल किया, एंड फाइनली इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है। देखो लीडर कोई खराब नहीं है, बट उस समय क्या चीज आपके लिए मैटर करती है, क्या चीज उस समय सही हुई क्या नहीं हुई, दैट रियली मैटर्स, ठीक है। सो आई होप सो ये 10 क्वेश्चन आपने बढ़िया करके लास्ट तक बने रहे हैं, और ये 10 क्वेश्चंस को आई कैन टेल यू कि अगर आप, मैं अपने तो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बिकॉज मैं खुद काफी एग्जाम दे चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उनको लगाते हैं, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। देखो बिकॉज आप जब आपको पता है कि आपका लेवल यहाँ है, सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है, तो आप सीबीएसई लेवल की तैयारी करोगे ना। आप देखोगे यार सीबीएसई का लेवल ये रहा है, तो लेट मी डू ऑल द पिछले जो 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाओ। और लगाने मतलब कि पूरा आंसर मत लिखो, इफ यू हैव टाइम तो लिखो, वेरी गुड, लिखना अच्छा काम है, बट द मेन थिंग इज कि आपको पेपर में बैठ के, आप जो पेपर में बैठे हुए हैं अपना पेपर लिख रहे हैं, अगर आपको ये की पॉइंट्स याद नहीं आ रहे होंगे ना, तो आप अपने आंसर में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। और जैसा मैं स्टार्टिंग में बोल के आई हूं, एसएसटी इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रट्टाफिकेशन। इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो। द मोर यू फेस द रियलिटी, तुम जितना उस क्वेश्चन को डिकोड करोगे, जितना उस क्वेश्चन को समझोगे, जितना उसकी बारीकियां निकालोगे, इट विल हेल्प यू राइट अ गुड आंसर। और वो गुड आंसर लिखने के लिए यू शुड रीड मोर एंड मोर क्वेश्चंस। दिस लास्ट टाइम टुडे, आज की डेट पे, ठीक है, अभी आपका टाइम कितना रह गया, फरवरी के आपके 17 फरवरी से आपके एग्जाम्स है, तो यू हैव वेरी लेस टाइम। इस लास्ट टाइम पे किसी भी तरह का केयरलेसनेस दिखाना इज, यू शुड अवॉइड दैट केयरलेसनेस। जितना हो सके डू बेटर, और जितना हो सके रीड एंड रीड मोर क्वेश्चंस। आप सबसे मैं होप करती हूँ आप सबने कोई ना कोई गाइड बुक ले रखी होगी, जिसमें बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उन एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को रीड करो। इफ यू आर फ्री, रीड देम, अंडरलाइन करते रहो उन्हें, की पॉइंट्स अंडरलाइन करोगे, की पॉइंट्स को लिखो उनके। जितने ज्यादा आपको इस समय नए वर्ड्स मिलेंगे ना, इट विल हेल्प इंक्रीज योर चांसेस टू गेट गुड मार्क्स। एसएसटी में गुड मार्क्स आने का तरीका यही है, रटो मत, रियलिटी समझो, की पॉइंट्स याद करो, और उन की पॉइंट्स के बेस पे अपना एक अच्छा आंसर फॉर्म करो। So this was from my side. This is your Suman Didi signing off, and I am the SST mentor at EduTech, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भला हो, ठीक है। तुम सब में छोटे भाई बहन जैसे हो यार, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर करो। एंड लेट मी टेल यू, जहां एक तरफ मैथ साइंस है, मैथ साइंस से यू कैन स्कोर 200 मार्क्स, लेकिन जहां दूसरी तरफ हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी आ गई, एक तरफ 300 मार्क्स है भाई, पल्ला किसका भारी है देख लो। तो जिस बच्चे को 95% से ऊपर, 90% से ऊपर स्कोर करना है ना, ही नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 300 मार्क्स। लेट मी टेल यू कि ये 300 मार्क्स ही उन बच्चों को अच्छी परसेंटेज दिलाएगा, ठीक है। तो प्लीज हिंदी को, इंग्लिश को, हिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है। लास्ट टाइम है, नो केयरलेसनेस, फुल मोड ऑन, फुल बैटरी चार्ज, और बढ़िया करके तैयारी करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ज्योग्राफी की भी टॉप 10 पीवाईक्यू लेके आऊं, पॉलिटिकल साइंस के भी लेके आऊं, और इकोनॉमिक्स के भी लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट डाउन विद योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रीड योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई बैक, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, एंड आई विल मेक एसएसटी मोर फनिंग and more easier and more realistic for you guys, ठीक है। So this was all from my side. Thank you. जय हिंद, जय भारत।